नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बादल कैसे बनते हैं। 99% लोग सचमुच नहीं जानते। जो लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, भूगोल पढ़े हैं, उनको कुछ जानकारी होगी। क्योंकि ये जानकारी बहुत सारी ऑथेंटिक किताबों में भी नहीं है। हमने बहुत सारे स्रोतों से पता किया, पढ़ाई किया, तब जा कर के आपके सामने ये परोसने जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आज आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आज आपको वास्तव में पता चलेगा कि बादल कैसे बनते हैं और बरसात कैसे होती है। चूँकि मैं भूगोल का विद्यार्थी भी हूँ, इसीलिए हमने इसमें डिटेल नॉलेज ली है। चलिए एकदम शुरुआत करते हैं बेसिक से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप धीरज रखिएगा, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा बादल कैसे बनते हैं और बरसात कैसे होती है। एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण मतलब होता है कि जो पानी है वो वाष्प बन करके हवाओं में विलीन हो रहा है। आप जानते हैं कि जो पानी होता है, हमारा जल होता है, जल चक्र ही वर्षा का मुख्य कारण है। ये जो जल होता है इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। जो ठोस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ। जो द्रव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानी। और जो गैस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प। यानी बर्फ, पानी और वाष्प तीनों एक ही चीज़ें हैं। ये तापमान के अंतर के कारण बदलते रहते हैं। जब तापमान बहुत ठंडा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो पानी बर्फ़ बन चुका है, पत्थर हो गया है। जब तापमान 100 से कम है, यानी कि 0 से 100 से कम है अगर, तो वो पानी है। 100 अगर हो गया तो वो बर्फ़ बन करके उबलने लगेगा और वो वाष्प बन जाएगा, यानी कि 100 डिग्री से प्लस वो वाष्प बन जाएगा। लेकिन ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, दरअसल ये जो वाष्प है, जब हम लोग खाना बनाते हैं वो वाला है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे खाना पकता है। लेकिन जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो 0 के बाद से ही शुरू हो जाती है। यानी कहीं का तापमान अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 10, 20, 50 डिग्री है, तो वहाँ भी जो पानी है धरती की सतह पर वो वाष्प बनता रहता है, यानी हवाओं के साथ उड़ता रहता है। जब आप कपड़ा सुखाते हैं उसमें पानी होता है, कुछ मिनटों के बाद, घंटों के बाद आप देखते हैं पूरा पानी गायब हो गया। ये पानी कहाँ गया? ये हवाओं में विलीन हो गया। जो तालाब होते हैं आप देखते हैं गर्मी के महीने में सूख जाता है। पानी कहाँ गया? कुछ धरती के नीचे गया, कुछ वायुमंडल में विलीन हो गया। नदियों का पानी, महासागरों का पानी, पेड़ पौधों से जो पत्तियाँ हैं ज़मीन से पानी लेकर के जब वो भोजन बनाती हैं तो पानी जो होता है वो वायुमंडल में विलीन होता है। तो इस प्रकार से हजारों स्रोत हैं पानी का वायुमंडल में जाने का। यानी जो पानी वायुमंडल में, वायुमंडल का मतलब धरती के ऊपर जो हवाएं हैं जिसमें से बरसात होती है ना, जहाज उड़ती हैं, हम और आप खड़े हैं, ये भी वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल में भी पानी है, और पानी कैसा है? वाष्प के रूप में। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? जल वाष्प। अब आप बात समझिएगा। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप देखना हो तो आप घर में एसी लगा होगा, आप देखिएगा कि एसी से जो पाइप लगी होती है उससे पानी निकलता रहता है। एसी में पानी नहीं डाला गया फिर भी निकल रहा है। कहाँ से आया वो पानी? एसी जो हवाओं को ले रही है उसी में आर्द्रता होती है, मॉइस्चर, वही पानी को सोख करके अलग करती है, और बाकी जो शुष्क हवा होती है उसे आपको देती है। उसमें पानी बहुत न के बराबर होता है, कम होता है, बाकी पानी को वो अलग कर देती है। तो पानी कहाँ से आया? वायुमंडल से ही आया, यानी वायुमंडल में पानी है। और ये जो पानी है, यानी कि जो जलवाष्प है, वो वायुमंडल में अलग अलग मात्रा में होती है। 0 से लेकर के 4% तक होती है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? जलवाष्प को मापने का एक पैमाना है। यानी कि जो जलवाष्प है वो, यानी कि जो हवा में पानी है वो कितना है? तो 0 का मतलब जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम शुष्क है। और 4% से आमतौर पे ज़्यादा नहीं होता। यानी कि 100 यूनिट अगर हवा है तो उसमें से 4 यूनिट पानी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि वाष्पीकरण क्या है। जब हम घड़े में पानी भरते हैं तो आप देखिए कि घड़ा का पानी ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। उसके बाहर से, जैसे ये घड़ा है तो इसके बाहर पे मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है और वायुमंडल में विलीन होता रहता है। तो कुल मिला के आप समझ गए कि ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है? तापमान की अधिकता के कारण। जब तापमान बढ़ेगा, जितना ही ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। ठंडी में वाष्पीकरण कम होगा, बरसात में कम होगा, लेकिन गर्मी में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, यानी कपड़े जल्दी सूखेंगे। इसके अलावा जब हवा तेज़ चलेगी अगर, तो भी वाष्पीकरण तेज होगा। जैसे हवा में कपड़े रख दीजिए तो जल्दी सूख जाएंगे, है ना।
और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उसका वाष्पीकरण अधिक होगा। तो इस तरह से वाष्पीकरण के माध्यम से जो पानी है वो हवाओं में पहुंचता रहता है। तो जलवाष्प की हम चर्चा कर ही लिए हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण में। ओसांक बिंदु और संघनन, ये क्या है इसको आपको अच्छे से आपको समझना है। हम पहले चरण को क्रॉस कर चुके हैं, यानी वाष्पीकरण के माध्यम से पानी हवाओं में है इस समय। अब क्या होगा, ओसांक बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर, ओसांक बिंदु दरअसल एक तापमान है, यानी कि जिस तापमान पर जो वाष्प है वो संघनित होने लगे, यानी फिर से वो द्रव बनने लगे। जैसे शुरू में क्या था, जल था, जल का वाष्पीकरण हुआ, यानी जल वाष्प के रूप में, गैस के रूप में बन गई और वो क्या बन गई, अब वाष्प बन गई। अब वाष्प के बाद फिर से क्या होगा, उसका संघनन होगा और संघनन होने के बाद फिर से वो क्या बन जाएगी, जल बन जाएगी या फिर बर्फ़ बन जाएगी। भाई कम तापमान है, मतलब ज़्यादा तापमान है तो जल रहेगी, बहुत कम तापमान हो जाएगा तो बर्फ़ हो जाएगी। जैसे कभी आप देखेंगे कि पानी बर्फ़ के रूप में गिरता है, जिसको पत्थर पड़ना बोलते हैं। तो जब वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो वाष्प है वो जल के बाद तुरंत कन्वर्ट हो जाती है बर्फ़ में, बर्फ़ गिरने लगती है। आगे हम बताएंगे आपको। तो ओसांक बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर ये वाष्प संघनित होने लगे, संघनन का मतलब फिर से जमने लगे, मतलब जल के रूप में आने लगे, फिर से जल हो जाए, उसी बिंदु को ओसांक बिंदु कहते हैं। अब आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझनी है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शब्द होता है आर्द्रता में, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। एक होता है विशिष्ट आर्द्रता। ये सब आर्द्रता को नापने के पैमाने हैं। आर्द्रता मतलब हवा में कितना वाष्प है। और एक है सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। ये तीनों शब्दों को बिना समझे आप बात समझ ही नहीं पाएंगे। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर मोटा, यानी 1 घन मीटर में, 1 घन मीटर हवा में कितना पानी है, इसको नापने का जो पैमाना होता है वो निरपेक्ष आर्द्रता होता है। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम पानी में कितना ग्राम पानी है, कितना ग्राम पानी है। 1 किलोग्राम हवा ले लिए, फिर उसमें देखें कितना पानी है, उसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट आर्द्रता। 1 घन मीटर लंबाई चौड़ाई मोटाई नाप लिए, फिर उसमें देखें कितना पानी है, वो क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या है, सापेक्ष आर्द्रता ये है कि जो क्षमता होती है ना, पानी सोखने की एक हवाओं में क्षमता होती है। जैसे आपके पास 1 लीटर का बर्तन हो तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा, उसके बाद पानी डालेंगे तो पानी बहने लगेगा, उसकी क्षमता क्या है, 1 लीटर की। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरने की एक क्षमता होती है, उससे ज़्यादा हवा भर देंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। वैसे ही हवाओं में भी पानी को रोक पाने की एक क्षमता होती है ना। तो वो जो क्षमता है वो कितनी है और वर्तमान में कितनी विशिष्ट आर्द्रता है, यानी मान लीजिए कि उसमें रोक पाने की क्षमता है 1 लीटर पानी और है उसमें कितना अभी 800 ग्राम पानी, तो उसका सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी, 800 ग्राम। लेकिन जितना क्षमता है उसकी पानी रोकने की, जितनी क्षमता है, अगर उतना पानी हो गया, जैसे मान लीजिए 100 यूनिट की क्षमता है और 100 यूनिट पानी हो गया, तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और जब 100% सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगी तो इसका क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है संतृप्त वायु। तो मैं आगे आपको बताता हूँ, संतृप्त वायु, यानी वायु संतृप्त हो गई, यानी वो वायु अब पानी और नहीं ले सकती, जितनी उसकी पानी जल धारण की क्षमता थी वो अब पूरी हो चुकी है। तो जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगला स्टेप यहीं से है, बादल के निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। जब हवाओं में पानी को सोख पाने की क्षमता जितनी है उतनी उसमें पानी की मात्रा पहुँच गई, तब उसके बाद बादलों का निर्माण शुरू होगा। अब आप समझिए अभी क्या है, जैसे ये मान लीजिए हमारी धरती है, यहाँ से पानी गया, ये पानी है, हवाओं ने उसे
अपने में बांध के रखा है। बादल का निर्माण अभी नहीं हुआ है। ये जैसे जैसे हवा चल रही है उनके साथ वैसे वैसे जो भी उसमें वाष्प की मात्रा है वो भी साथ साथ चल रही है, यानी हवा और वाष्प अलग अलग नहीं है, मिला हुआ है। अब होता क्या है, एक होते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। आर्द्रताग्राही नाभिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, आर्द्रताग्राही नाभिक। ये भी वायुमंडल में घूमते रहते हैं। ये क्या है, धूल के कण। जो धूल के कण होते हैं वे भी आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे आर्द्रताग्राही नाभिक का मतलब क्या होता है, काम क्या करते हैं। धूल के कण, राख के कण, नमक के कण, है ना। इस तरह से अन्य और बहुत सारे छोटे जो कण हैं वो हवाओं में तैरते रहते हैं। इन्हीं कणों पर ये जो पानी है, ये जो हवाओं में पानी है, इन्हीं कणों के चारों ओर चिपकने लगता है और छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करने लगता है। दरअसल आप कभी ध्यान से देखिएगा, जब आप फर्श पर पानी रख दीजिए, मतलब बहा दीजिए, तो पानी बहने लगता है। लेकिन अगर बहुत थोड़ी सी मात्रा गिराइए तो वो बूंद के रूप में गोला हो जाता है। यानी पानी की एक जो विशेषता होती है वो होती है पृष्ठ तनाव, उसको बोलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वो बूंदों के रूप में हो जाता है, यानी गोल आकार ले लेता है। लेकिन ये गोल आकार लेने के लिए उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है। ऐसे ही वो हवाओं में गोल आकार नहीं ले लेगा, हवाओं में वो वाष्प के रूप में है। लेकिन जैसे ही वायु संतृप्त हुई, यानी जितनी भी उसमें क्षमता है पानी की, वाष्प की, उतनी आ गई। अब उसके बाद उसको मिल गए आर्द्रताग्राही नाभिक, यानी छोटे छोटे कण जो हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देंगे। उनसे ये पानी जब संघनन होने लगेगा पानी का, यानी तापमान जब कम हो जाएगा, ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। आप सोचिए, ऐसे ऐसे अगर आप 3 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो कितना तापमान कम हो जाएगा। तो ऊपर जितना ही तापमान कम हो जाएगा, इसका मतलब कि जो वाष्प है वो अब संघनित होने लगेगा, पानी बनने लगेगा। और ये पानी जो है वो बूंदों के रूप में कब बनेगा, जब उसको ये आर्द्रताग्राही नाभिक मिलेंगे तब। अगर ये नहीं मिलेंगे तो बूंद का आकार ले ही नहीं सकता। अब ये बूंद का आकार लेकर के एक झुंड के रूप में हो जाएगा, एक झुंड के रूप में। यही झुंड दूर से देखने पर हमें जिस रूप में दिखते हैं, हमने उनका नाम रख दिया है बादल। जैसे एक कमरे में रुई को फाड़ के ऐसे फैला दिया जाए तो रुई के छोटे छोटे कण हवा में घूमने लगते हैं, लेकिन दूर से देखेंगे तो वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये नज़दीक आँख से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ये एक जो कण हैं, ये जो पृष्ठ तनाव के कारण पानी इनमें जम गया है बूंदों के रूप में, ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ये दूर दूर ही होते हैं। लेकिन चूँकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो वो पूरा ऐसा लगता है कि वो मिले हुए हैं। यानी यहाँ पे जो बादल बन गया पूरा, ये कोई एक बादल नहीं है, बल्कि इन्हीं आर्द्रताग्राही नाभिकों में जो अरबों खरबों की संख्या में हैं, इन्हीं से चिपका हुआ पानी है बूंदों के रूप में। हवाएं जैसे जैसे चलेगी, इनके बीच में भी चलेंगी, ऊपर भी चलेंगी, वैसे वैसे ये झुंड आगे पीछे बढ़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अब होगा क्या, इन झुंडों से पानी नीचे नहीं टपकेगा जल्दी। पानी टपकेगा कब, जब तापमान कम हो जाएगा। जब तापमान कम होगा और पानी में, मतलब हवा में जो पानी है उसको वो संभाले हुए है। लेकिन जो ये छोटे छोटे कण हैं जिनमें पानी चिपक गया है, ये कण अब एक दूसरे से मिलने लगते हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं जो हमें आँखों से भी नहीं दिखाई देती, वो कई बूंदें मिलकर के बड़ी बड़ी बूंदों का आकार ले लेते हैं। सामान्यतः ये जब आकार लेते हैं बड़ी बड़ी बूंदों का, इनका जो आकार होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। और जब बरसात करने लगती हैं तो इनका जो व्यास होता है वो लगभग हो जाता है 2 mm का। जब ये आर्द्रताग्राही नाभिकों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में था पानी, तब इनका आकार इससे लगभग 200 गुना छोटा था, माइक्रोमीटर में था।
आँख से नहीं दिख सकता था। लेकिन जब ये आपस में मिलने लगे, पानी का एक गुण होता है ना, आप 2 बूंद गिरा दीजिए बगल में और उनको मिला दीजिए तो 2 नहीं रहेंगी, एक बड़ी बूंद हो जाएगी। तो ऐसे ही लाखों बूंदें इकट्ठी होकर के एक बड़ी बूंद बना लेंगी और ये बड़ी बूंद इतनी हो जाएंगी कि इन्हें हवा अब संभाल ही नहीं पाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की ओर गिर पड़ेगा। ऐसे ही बादलों में जो ये प्रक्रिया बनती रहेगी, यानी छोटे 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 बूंद बड़े बड़े बूंदों के रूप में बनते रहेंगे, वैसे वैसे ये नीचे गिरते रहेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि बूंदों के रूप में बरसात होती है, एक झटके में बरसात नहीं होती। जैसे हमारे पृथ्वी पर तालाब होते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, तो आप उसको पानी को बाल्टी से निकाल सकते हैं। तो इस आकार में बादल में पानी नहीं होता है। पानी आर्द्रताग्राही नाभिकों के चारों ओर बूंदों के रूप में चिपका रहता है और हवा में वो तब तक तैरता रहता है जब तक हवाएं उनको संभाले रह सकती हैं। जब ये बूंदें एक दूसरे से मिलकर के बड़ी बूंद का आकार ले लेती हैं तो हवाएं इनको संभाल नहीं पाती और ये पृथ्वी पर टपकने लगती हैं। इसी को बोलते हैं बरसात। कभी कभी बहुत ठंडा तापमान जब हो जाता है तो बहुत तेज़ी से इन बूंदों का निर्माण होने लगता है और बहुत तेज़ी से बरसात होने लगती है। ऊपर ठंडा तापमान, नीचे कम तापमान, तो इसी को बादल का फटना कहते हैं। यानी जब बहुत तेज़ी से बरसात हो गई और जब बहुत स्लो धीमे गति से ये बूंदों का निर्माण होता रहता है तब धीरे धीरे वर्षा होती है, रिमझिम बारिश होती है। तो बरसात का मतलब आप समझ गए कैसे होती है। अब आप जो समझिए कि जो बादल हैं, जैसे ये बादल है, इनका आकार कैसा होता है। ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये दूर से देखने पर एक चीज़ दिख रही है। जैसे ये बादल है, ये देखिए, ये देखिए, ये दूर से देखने में लग रहा है कि इनका एक परिवार है, इनका एक परिवार है, ये है, लेकिन दरअसल बस वही बूंदों का आकार है। बहुत दूर से देख रहे हैं तो एक झुंड के रूप में है। इनकी जो लंबाई हो सकती है वो आम तौर पे 10 किलोमीटर तक होती है सामान्य बादलों की। जो चौड़ाई है वो 5 किलोमीटर तक है और जो मोटाई है यानी गहराई कह सकते हैं वो 2 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम इनका आयतन अगर निकालें, आयतन एक बादल का, सामान्य बादल का आयतन अगर निकालें तो 5 × 10 × 2, 5 दूना 10 दहाई 100 किलोमीटर, 100 घन किलोमीटर, 100 घन किलोमीटर। और फिर हम इसमें देखेंगे कि कितना पानी है। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, यानी 1 घन मीटर अगर बादल है, 1 घन मीटर बादल, तो सामान्यतः कम से कम की अगर बात करें तो 0.5 ग्राम पानी होता है। बहुत कम पानी होता है। लेकिन ये जो बादल आपको दिखाए, ये बादल का जो घनत्व है वो 100 घन मीटर हो गया। 100 घन मीटर, 100 घन किलोमीटर। तो 100 घन किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 1 अरब घन मीटर। 1 अरब घन मीटर। 1 घन मीटर में 0.5 ग्राम ही पानी होता है। लेकिन जो पूरा बादल निकल कर आया, अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये 100 घन किलोमीटर, इसमें लगभग 5000 टन पानी हो सकता है। 5000 टन पानी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करने का कोई औचित्य नहीं है। 5000 टन पानी एक सामान्य, इससे भी बड़े बड़े बादल होते हैं। ये है इसकी प्रक्रिया। अब इसी में एक पॉइंट आप सोच रहे होंगे बचा है, मैं खुद जान रहा हूँ बचा है, कि बर्फ़ कैसे पड़ने लगता है ना। कोहरा क्या है, कोहरा कैसे पड़ता है, और पाला क्या है, ये कैसे पड़ता है। बर्फ़, कोहरा, पाला, बादल फट जाता है, इसका क्या मतलब है, संक्षेप में हम बात कर ही चुके हैं। फिर इसके अलावा ये जो बादल के झुंड हैं, ये जब हमारे यहाँ मौसम मतलब मानसून बन जाता है 1 जून से 1 सितंबर के बीच में, तो वो 4 महीने तक लगभग कैसे रहते हैं, यानी मौसम यहाँ से हट क्यों नहीं जाता, हवाओं के माध्यम से वो बाहर क्यों नहीं चला जाता। ये सब प्रश्न अगर हैं तो आपको हम अगले वीडियो में इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बात पूरी आप समझ गए कि नहीं, बादल का निर्माण कैसे होता है, पानी कैसे बरसता है।